हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं, तो आज भी हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। तो आज हम 30 नंबर का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए, बीच बीच में हम आपको 30 नंबर के क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आप अपने प्रैक्टिस सेट का आकलन कर सकें कि आप 30 में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और एक पैटर्न भी आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको लेके चलती हूँ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। उसके बाद आप नंबरिंग क्या करिए, 1 से लेकर 30 तक करिएगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़ा करिए, जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप अपने उत्तर का मिलान किया करिए। पहले आप क्वेश्चन का उत्तर दे लिया करिए, जब मैं बताती हूँ तो आप मिलान किया करिए। मिलान करने के बाद आप देखा करिए कि आपने कितना उत्तर सही किया है या गलत किया है। जो उत्तर आपका सही है सही का टिक करिए, जो गलत है गलत का टिक करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि मैम हमारा 10 सही है, हमारा 12 सही है, 15 में से हमारा 30 में से 27 सही है। तो इस तरीके से आप भी प्लीज़ बताया करिए। और देखिए, इस तरीके से एक आप लाइनिंग किया करिए, एक साइड निगेटिव पॉइंट एक साइड पॉजिटिव पॉइंट। और जब मैं बताती हूँ क्वेश्चन के बीच बीच में मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताती रहती हूँ, आप नोट डाउन कर लिया करिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। बाद में मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट का एक वीडियो जरूर लाऊंगी, लेकिन इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 1 है शारीरिक दंड, 2 है कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, 3 है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। 1 है कि 2 3 4, 2 है कि 1 2, 3 है कि 2 3, 4 है कि 1 2 3। तो उत्तर दीजिएगा क्या सही होगा। देखिए, कौन सी प्रथाएं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे रही हैं, ये चीज़ें आपको बताना है। तो आइए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कभी भी आप क्वेश्चन किया करिए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो तीन ऑप्शन आपके क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और एक पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो 3 ऑप्शन आपके निगेटिव होंगे और एक पॉजिटिव होगा। सॉरी, 3 पॉजिटिव होंगे एक निगेटिव होगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो क्या आप बच्चे को शारीरिक दंड देंगे तो वो अधिगम को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं। शारीरिक दंड देना हमारा क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरे में आपका दिया गया है कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल हम करेंगे तो हमारे अधिगम को बढ़ावा देगा। तीसरा देखते हैं कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बिल्कुल करेंगे। चौथा आपका क्या है, निरंतर तुलनात्मक, तुलना हमें कभी भी नहीं करना है। तुलना जहां पर आ गया हमारा निगेटिव चला जाएगा। तो हमारा 3 और 2 सही है, 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी चीजें अच्छी से दिखें। ठीक है, क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों की जटिल धाराओं अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, 2 है कि एक व्याख्या दे करके, 3 है प्रतियोगितात्मक अवसर की व्यवस्था करके, 4 आपका है कि बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, शिक्षक जो है वो बच्चों की क्या कर रहे हैं, जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार आप सहज मतलब कि आसान कर सकते हैं। अगर बच्चा, देखिए सिंपल सी बात है कि जटिल अवधारणा मतलब अगर कोई कार्य उसको बहुत जटिल लग रहा है या बहुत कठिन लग रहा है, आप एक टीचर हैं तो उसको किस तरीके से आसान कर सकते हैं, बस उत्तर ये बताना है आपको। तो देखिए आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, बार बार यांत्रिक अभ्यास, बार बार अभ्यास कराना हमारा निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था, देखिए अवसर हमारा तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन प्रतियोगात्मक अवसर दिया है ना, जब प्रतियोगात्मक अवसर आएगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। अब यहाँ है एक व्याख्या देकर, व्याख्या देना भी हमारा निगेटिव ही जाता है, बहुत ज़्यादा में व्याख्या नहीं देना है। ठीक है, तो अन्वेषण हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कहीं भी आपको अन्वेषण और अवसर मिल जाए तो समझ जाइए हमारा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करके।
अन्वेषण कहीं भी दिख जाए समझिए कि हमारा पॉजिटिव वर्ड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड लेकर चल रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि बहुत ऑप्शन बड़ा है। चलिए, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो 144 पर चलता है, आप 360 पर करके देखा करिए, ठीक है, तो उस पर दिखिएगा क्वेश्चन। अब सेटिंग कर लिया करिए अपने फ़ोन में जाके। क्वेश्चन है जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी की सेटिंग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से दिखेगा। क्वेश्चन 3 है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। ऑप्शन 1 है कि बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन 2 है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन 3 है कि केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। ऑप्शन 4 है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉजिटिव। उत्तर भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसमें 3 निगेटिव होगा और 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वही हमारा सही होगा। उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए गलत उत्तर को अस्वीकार करना बिल्कुल भी नहीं हम अस्वीकार करेंगे। गलत अगर बच्चा उत्तर दिया है तो उसे स्वीकार करना है कि बच्चा किस तरीके से, कुछ तो इसमें सही होगा, और उसे हम दंडित कभी नहीं करेंगे। दंडित हमारा क्या है? निगेटिव में जाएगा हमेशा, ठीक है। केवल, केवल हमारा कहाँ जाएगा? निगेटिव जाएगा, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, भौतिक पुरस्कार देना भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। छोटे छोटे कार्य तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भौतिक पुरस्कार देना निगेटिव जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बचा, तो इसको हम क्या करेंगे? सही कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आइए 4 पर चलते हैं हम। 4 में देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। क्या पूछा है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण पूछा है, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन है कि मीडिया एवं पास पड़ोस, 2 है कि परिवार एवं पास पड़ोस, 3 है कि परिवार एवं मीडिया, 4 है विद्यालय एवं मीडिया। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए जो समाजीकरण होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। आप भी उत्तर दे लीजिए, उसके बाद बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए समाजीकरण हमारा क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी कब होता है? जब बच्चा अपने परिवार या अपने घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकला रहता है, जब तक वो प्राइमरी में रहता है। सेकेंडरी कब होता है? जैसे भी घर से बाहर निकलता है, पास पड़ोस से मिलता है, मीडिया से मिलता है, स्कूल से मिलता है, समाज से कनेक्ट होता है, तो वो सेकेंडरी में चला जाएगा। तो जहाँ पर आपको परिवार दिखे तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि परिवार हमेशा क्या है? हमारा प्राइमरी में है। जैसे परिवार हो गए, माता पिता, परिवार हो गया, और परिवार के जितने भी सदस्य हो गए वो प्राइमरी में आप क्या जाएंगे? तो परिवार यहाँ आ गया, यहाँ भी परिवार आ गया, ठीक है। मीडिया एवं पास पड़ोस, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 मीडिया एवं पास पड़ोस, और क्या दिया है? विद्यालय एवं मीडिया। इसमें देखिए ये जो पास पड़ोस है ना, ये भी हमारा द्वितीयक में ही जाएगा, मीडिया भी। लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको दिया क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ही सही दिया है, तो 4 को कर लीजिएगा, विद्यालय और मीडिया, ठीक है। लेकिन जो मीडिया होता है ये भी है, और हमारा जो पास पड़ोस भी होता है, पास पड़ोस भी हमारा क्या होता है? द्वितीयक में ही आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 दिया है। चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ना, इस पे आपको उस तरीके से दोनों उत्तर मिले, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, इस पे कॉमन नंबर सबको मिला होगा, क्योंकि मीडिया एवं पास पड़ोस भी हमारा क्या है कि ये भी हमारा पास पड़ोस भी हमारा क्या द्वितीयक में ही आता है। बाकी परिवार ये सब हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपका है कि निम्नलिखित अवधि में से किसने शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र से घटित होता है। ऑप्शन 1 है किशोरावस्था में वयस्कता, 2 है कि शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, 4 आपका है कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो उत्तर दीजिएगा। और देखिए जो बच्चे एमपीटेट भरे हैं ना, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करिएगा कि आप कितने बच्चे एमपीटेट के फॉर्म फिलअप किए हैं। तो हम एमपीटेट की जो सीडीपी है उसको पढ़ा देंगे। कुछ बच्चों के जो पेपर है वो अगर आगे के हैं तो हम जो बच्चे, जैसे किसी का 19 को है, किसी का 20 को है, किसी का कब है, तो उस तरीके से हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। क्योंकि एमपीटेट का 10 से शुरू हो रहा है पेपर, वो आपका 30 तारीख तक है। तो सोच रहे थे कि आपको कुछ जो प्रैक्टिस सेट है 8 से 10 वो करा दें आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक एवं किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो बहुत तेजी गति से जो वृद्धि और विकास होता है वो जब बच्चा कहाँ होता है, जब शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, उसी टाइम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 के बाद 6 पर चलते हैं। 6 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन 2 है कि विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन 3 है कि विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन 4 है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। अब उत्तर देते रहिएगा, तब तक हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम यही है इसका पीडीएफ का। एक दिन ऐसे पढ़ाते पढ़ाते पीडीएफ गायब हो गई, फिर बीच में क्लास में रोकनी पड़ी कि पीडीएफ गायब हो जाती है ना, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 19 पर चल रहे थे, अब ऊपर चला गया कि नीचे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 1 सेकंड रुकिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप सभी दीजिएगा। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो उत्तर भी हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। विकास परिवर्त्य है, बिल्कुल परिवर्त्य है। जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही बात है। लेकिन विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये नहीं दिया है, तो मतलब आपका निगेटिव पूछा है, तो उत्तर भी हमारा क्या सही होगा, निगेटिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन 1 है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन 2 है कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। ऑप्शन 3 है कि जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन 4 है कि पर्यावरणीय प्रभाव। उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए व्यक्ति विभिन्नता का प्राथमिक कारण पूछा है, तो जो व्यक्ति विभिन्नता है उसका सबसे पहला कारण आपका है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, वही हमारा क्या होगा, इसका प्राथमिक कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए फिर से पीडीएफ गड़बड़ हो गया, आखिर ये हो कैसे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आज पीडीएफ ही बार बार इधर उधर हो जा रहा है, 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन 1 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। 2 है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। 3 है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। 4 है कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिएगा आप सभी। देखिए बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिकानुरूपता को कम करने के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे कि जेंडर पक्षपात के बारे में बच्चों से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ऑप्शन 1 है लॉरेंस कोहलबर्ग। 2 है जॉन वी वाटसन। 3 है लेवाग्स्की। 4 है जीन पियाजे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कहना चाह रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने मतलब पूछा है कि ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, हमने आपको बताया कि जहां पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक दिख जाए समझ जाए कि आपके लेवाग्स्की जी आ गए हैं। जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक दिखे आपको लेवाग्स्की जी को पकड़ लीजिए, सीधा उसी पर टिक कर दीजिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन 1 है किशोरावस्था। 2 है जन्म से पूर्व अवधि। 3 है प्रारंभिक बाल्यावस्था। 4 है मध्य बाल्यावस्था। मतलब भाषा का जो सर्वाधिक संवेदनशील भाषा विकास का या भाषा अर्जन का मतलब जो बच्चा बोलना जब सीखता है वो किस अवस्था में बोलना सीख जाता है जल्दी से,
तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। देखिए, क्या बच्चा किशोरावस्था में सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। क्या बच्चा जन्म से पूर्व सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। अवधि में मध्य बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा तो सीखेगा? बिल्कुल नहीं। जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में रहता है तभी भाषा सीखता है और उसको अर्जित करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन 1 है उद्योग बनाम अधीनतावस्था, 2 है प्रस्तुति अवस्था, 3 है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, 4 आपका है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो लॉरेंस कोहल की जो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इनकी जो नैतिक विकास की अवस्था है कौन सी बताना आपको, उत्तर दीजिएगा, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए, हमने आपको बताया कि जब लड़के और लड़कियों में क्या हो, लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाए तब क्या होता है, आपको यही बताना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है कि जेंडर समरूपता, 2 है जेंडर पक्षपात, 3 है जेंडर पहचान, 4 है जेंडर संबद्धता। उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो 1 है जेंडर समरूपता वो होगा, मतलब कि देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 1 लेकिन 2 होगा कि जेंडर पक्षपात यहाँ पर हो रहा है, जेंडर समरूपता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा, ठीक है। आपके उत्तर में दिया है 1 लेकिन आप 2 सही करिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 है प्रबलन, 2 है स्कीमा, 3 है अवलोकन अधिगम, 4 है अनुबंधन। तो देखिए, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का संदर्भ है उसमें पियाजे की जो संरचना है कौन सी हो सकती है आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो पियाजे की संरचना है वो आपकी स्कीमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि जिगजॉ पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, यह कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की के किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन 1 है आत्मकेंद्रित वार्ता, 2 है व्यक्तिगत वार्ता, 3 है जोर से बोलना, 4 है पाठ या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइएगा। देखिए, ये उसका व्यक्तिगत वार्ता है, ठीक है, क्योंकि वो कह रही कि नहीं, ये वाला टुकड़ा नहीं, इस वाले से हो जाएगा, इस वाले से जूता पूरा बन जाएगा, तो वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, 14 के बाद 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी और अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 है पाठ या ढांचा, 2 है प्रबलन, 3 है अनुबंधन, 4 है मॉडलिंग। अगर आप एक टीचर हैं, बच्चे को संकेत दे रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहयोग भी दे रहे हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे? आप सभी को पता है कि इसे हम क्या कहेंगे? पाठ कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। अगर कहीं भी आपको स्कैफोल्डिंग दिख जाता है वो हमारा पार्ट डी में जाता है, उसको आप बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? क्या पूछा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इनमें से कौन विशेषित करेगा? ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता,
2 है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साधात्मक विचार, 3 है कि संरक्षण कक्षा समावेशन, 4 है कि आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका क्या हो जाएगा कि संरक्षण कक्षा समावेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान दीजिएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए हम 17 में आपको 3 ही ऑप्शन दिखाते हैं, इन्हीं 3 में से एक सही है आपका। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन 2 है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन 3 है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। देखिए, आकलन का जो पहला प्राथमिक उद्देश्य है उस क्या होना चाहिए, तो जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि जो उससे संबंधित अवधारणाएं हैं उसके बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांति को हम क्या करेंगे, समझेंगे। आकलन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा, अगर बच्चे का हम कोई आकलन कर रहे हैं तो बच्चे की जो भ्रांतियां हैं, जो डर है उसके अंदर, उसको हम पहले समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम आकलन कर रहे हैं, बच्चा उस चीज़ से डर रहा है और हम आकलन करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे में कमी कहाँ है। तो क्वेश्चन का 17 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17 के बाद हम 18 पर। चलिए आप अपना उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन 1 है कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन 2 है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन 3 है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए, बुद्धि एकात्मक कारक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं। क्या आप मापते हैं कि आपकी बुद्धि 1 किलो की है, 2 किलो की है? क्या आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते बिल्कुल भी। अब हम किसी निश्चित बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, क्या हम कह सकते हैं कि बुद्धि इतनी है, 2 ही ग्राम हमारे पास है, 2 ग्राम से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। तो बुद्धि हमारा क्या होता है, ये बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक क्या होता है, समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपकी जो बुद्धि है वो कैसी होती है, बुद्धि क्या होती है आपकी, बहुआयामी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए 19 में आपसे कहा गया है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन ए है, 1 है कि आत्म केंद्रित विचारक, 2 है कि सृजनात्मक विचारक, 3 है कि अभिसारिक विचारक, 4 है कि अनम्य विचारक। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताइएगा। तो देखिए, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोच रही है, एक से अधिक समाधान के। तो इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही तो किस गुण को प्रदर्शित कर रही है, वो सृजनात्मक विचार को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। उत्तर देते रहिएगा अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। ऑप्शन 2 है कि व्यवहारिक सिद्धांत। ऑप्शन 3 है कि अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन 4 है कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा। सही कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आज हम आपको 30 तक पूरा पढ़ा देंगे ताकि आप अपने एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप कितना नंबर ला रहे हैं 30 में से। ठीक है, वो क्वेश्चन जब कुछ ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं जिस ईयर में, तो उसमें मैं 15-15 कर देती हूँ, क्योंकि टाइम टेकन हो जाता है तो आपका 1 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी तो सही नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 3 है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का। तो अब बताइएगा 21 में देखिए 3 ही ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 3 में से बताइएगा क्या होगा उत्तर सही। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित, मतलब जो वंचित समूह से बच्चे आ रहे हैं, तो विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में अगर आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे। क्या आप जैसे है वैसे उसको स्वीकार करेंगे उसी स्थिति में? बिल्कुल नहीं। क्या आप विद्यालय छोड़ने के लिए उनको बोल देंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चा हमारा एक ही में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। जैसे हम जिस तरीके से उनसे शिक्षा दे रहे हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए कि अगर ये वंचित समूह से बच्चा आया है तो इसको हम किसी दूसरे तरीके से कैसे सिखा सकते हैं और ये बच्चा दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो ईंट वाले भट्टे पर काम करता है और वहाँ से वो बच्चा आ रहा है आपके यहाँ पढ़ने के लिए, तो आप एक टीचर है तो आपको सोचना समझना चाहिए कि इसको मैं किस तरीके से सिखाना है और किस तरीके से क्या करना है। अब अगर आप एक टीचर है तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे ना, नहीं नहीं तुम जाओ ईंट का ही काम करो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा तो आप कहेंगे नहीं कि तुम विद्यालय छोड़ दो। आप ऐसा भी नहीं कहेंगे कि चलो जैसे ही आया है वैसे उसको जैसे मन वैसे पढ़ के वैसे ही चला जाए। आप ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आपकी पूरी सहभागिता होनी चाहिए उसको सुधारने में कि बच्चे को हम कैसे सुधार सकते हैं और कौन सा तरीका अपना सकते हैं उसको सुधारने का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पर। 22 में आपसे कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन 1 है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, 2 है तैयार नहीं करना चाहिए, 3 है कि कभी कभी तैयार करना चाहिए, 4 है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए, अगर एक समावेशी कक्षा है तो आप एक शिक्षक हैं, तो जो विशिष्ट शैक्षिक योजना है तो उसको आपको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, सक्रिय हमारा क्या होता है, सक्रिय हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तर क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, हतोत्साहित हमारा निगेटिव हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। तैयार नहीं करना चाहिए भी हमारा निगेटिव में चला जाएगा। कभी कभी तैयार करना है भी हमारा निगेटिव में ही चला जाएगा। कभी कभी क्यों करेंगे भाई, बच्चा पढ़ रहा है डेली तो मैं हर चीज़ें क्या सक्रिय रूप से हमेशा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में आपसे पूछा गया है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ऑप्शन 1 है एक ही गति विषय को कार्य को बार बार दोहराना। ऑप्शन 2 है न्यून अवधान विकार। अब चलिए देखिए, पठन वैफल्य जो आपका क्या होता है, डिस्लेक्सिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, विषय को बार बार दोहराना, न्यून अवधान का विकार करना, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, 2 और दिया है कि अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, और ऑप्शन 4 है कि धारा प्रवाह को पढ़ने की अक्षमता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जो हमारा डिस्लेक्सिया होता है वो धारा प्रवाह पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसी को हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या पूछा गया आपसे कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। ऑप्शन 1 है संबंधित नहीं है, 2 है कि पूर्णतः अलग है, 3 है कि स्वतंत्र है, 4 है कि सन्निहित है। तो आप सभी को पता है, देखिए जहां पर आपको सन्निहित दिख जाए समझ जाइए कि पॉजिटिव है, उसको फटाक से टिक करिएगा और यहाँ पर आपका सन्निहित भरा जाएगा। ठीक है, 24 का हो गया। अब 25 पर चलते हैं हम। 25 पे चले। क्वेश्चन आपका है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन 1 है कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, 2 है कि यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 3 है कि प्रबलन पर केंद्रित है, 4 है कि अनुबंधन द्वारा अर्जित है। उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए, जो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है,
अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी देखिएगा क्या है। 26 में भी हम आपको 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन में से आपको हमें बताना है कि उत्तर क्या है। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? हमने आपको बताया है निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, इससे आप पकड़ सकते हैं बच्चे के किसी भी चीज को हमें अनदेखा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 26 का, ठीक है। आइए 27 पर चलते हैं हम। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, एक बार आपको समझा ही देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से पता चल जाए। देखिए, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अनदेखा करना निगेटिव हो गया, दंडित करना निगेटिव हो गया, बार बार याद करना निगेटिव हो गया। तो बचा एक ही हमारा, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। चाहे जैसे भी करिए आप, उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको निगेटिव और पॉजिटिव चीजें याद रखनी है। इसमें भी देखिए आप निगेटिव पॉजिटिव से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन 1 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। ऑप्शन 2 है केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना। ऑप्शन 3 है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ऑप्शन 4 है यंत्रवत याद करना। अब देखिए, जो बच्चे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ध्यान से देखे होंगे वो इसका उत्तर दे सकते हैं। तो उत्तर दीजिएगा 27 का आप सभी। देखिए, यहाँ पर क्या है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना। नामांकित हमारा क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। नामांकित करना हमारा निगेटिव चला जाएगा, केवल हमारा क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। यंत्रवत याद करना हमारा क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा, ठीक है। यंत्रवत याद करने का मतलब जो रटना होता है उसमें चला जाएगा। तो बचा एक हमारा बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 के बाद 28 पर हम। चलिए 28 पर चलते हैं हम। 28 का भी हम आपको 3 ही ऑप्शन दिखाते हैं ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिखे। इसी में से सही आपका होगा। क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है अधिगम सक्रिय विनियोजक के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है कि अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अब जिन बच्चों को नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट याद होगा वो बच्चे आसानी से उत्तर दे देंगे। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव। उत्तर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। अब बताइएगा, क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, यंत्रवत याद करना कहाँ जाता है, निगेटिव में जाता है। हमारा ऐसे ही गलत हो गया। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण करने की प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधिगम जो है स्मरण करते हैं हम। अधिगम हम सीखते हैं, स्मरण नहीं करते कि नहीं हम आपका हाथ छुए और सीधा वो एक मूवी थी ना कौन सी, जिसमें वो हाथ टच करता था और उसका जो दिमाग में सारी चीज़ें चलती थी या जो भी चलता था उसके दिमाग में आ जाती थी कि इसके यहाँ क्या क्या चलेगा, उसके अंदर जो शक्ति होती थी उसके अंदर चली जाती थी। तो ऐसा तो नहीं ना कि अधिगम में कि हमारा हम दूसरे का हाथ पकड़े और उसके जो जितना सीखा है वो हमारे अंदर आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा कि यहाँ देखिए आपको सक्रिय विनियोजन दिख गया ना, वो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 28 के बाद 29 पर। देखिए, हम मूवी भी ना वगैरह बहुत कम देखते हैं तो मुझे याद नहीं रहता है, और कभी कभी ऐसे उसका प्रोमो देख लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत याद आ जाता है। लेकिन मैंने वो वाली मूवी देखी थी, उसका नाम क्या था, नाम तो मुझे नहीं याद है। आमिर खान की वो मूवी थी, और वो जो स्पेस में चला जाता है, फिर वो दूसरे गोला से आया रहता है और वो उसको कोई थप्पड़ मारता है तो भगवान के फोटो दोनों साइड चिपका लेता है। आप सभी को याद होगा शायद। तो जिसको याद होगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल गई, पता नहीं कौन सी थे, क्योंकि हम देखते नहीं कभी, उतना मुझे पसंद नहीं है। चलिए 29 देखते हैं हम सभी। 29 है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। ठीक है, अगर हम विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण दे रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए यहाँ पर भी हम आपको 3 ही ऑप्शन देते हैं, बताइएगा।
ऑप्शन एक है कि यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 2 है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 3 है कि यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है। तो उत्तर बताइएगा। अगर आप बच्चे को स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं तो क्या आप बच्चे के अंदर दिमाग में भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उन्हें प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। प्रोत्साहित करना हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या पूछा था? पॉजिटिव। उत्तर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपका है कि बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन एक है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 2 है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। 3 है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। 4 है कि यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये रहे अपने 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम कल देखेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें एक फीडबैक दिया करिए कि हाँ मैम वीडियो अच्छी लग रही है। अगर नहीं अच्छी लगती है तो वो भी बताया करिए। जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आई है वो भी बताया करिए। और प्लीज़ आप सभी जो भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं, आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी है, वहाँ पे प्लीज़ आप सभी एक इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच पाए। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होती है। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।